नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। दुनिया दरबार में आज मिडिल ईस्ट के उन हिस्सों पर बात करेंगे, उस मुद्दे पर बात करेंगे जिससे ईरान और मिडिल ईस्ट या फिर खाड़ी देश के अलावा बाकी देशों में क्या तनाव की स्थिति है, क्या स्थितियां उत्पन्न हुई है इस युद्ध से। तो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तो बात आज करेंगे हम कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अभी तक जो तनाव बने हुए हैं उससे बाकी देशों में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उससे परेशानियां हुई हैं लोगों को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि आपको भी पता है कि 20% वहाँ से व्यापार होते हैं और इस कारण से व्यापार वहाँ पे नहीं हो पा रहा है जब से युद्ध चल रहा है। और युद्ध में ईरान जो है पकड़ उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है और वहाँ पर बारूदी सुरंगें भी बिछाए हुए हैं और इस कारण से वहाँ पर यूएस समेत यूएस के जो भी सहयोगी देश हैं उनके जहाज़ गुजरना बंद हो गए हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिडिल ईस्ट को तो नुकसान हो रहा ही है, उसके साथ साथ भारत समेत बाकी देशों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इससे नुकसान होगा? क्योंकि एलपीजी का जिस तरीके से क्राइसिस है भारत समेत बाकी देशों में, तो उससे क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, तेल और गैस दोनों चीज़ें भारत अपना 87% जो देश की ज़रूरत है वो उस रूट से मंगवाता है। उस रूट से नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। उस रूट से तो लगभग मैं कहूँ तो 60-70% वहाँ से आता है। गैस हमारी 60% इंपोर्ट होती है और ज़्यादातर ये खाड़ी देशों बनती है। कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सारे देशों से। प्लस वो जो रूट है वहाँ से भारत का लगभग आधा उस रूट से गुजरता है, जो शिप्स हैं। तो देखिए, जब वो बंद हो जाएगा रूट तो नेचुरल बात है, प्रॉब्लम आएगी। और आपने देखा कि सरकारी तंत्र जितने भी थे पिछले कुछ हफ्तों में, उन्होंने जो मंत्रीगण थे, कुछ सेक्रेटरीज थे मिनिस्ट्रीज़ के, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ सप्लाई है, ये कालाबाजारी बंद करो, होर्डिंग बंद करो। वो सब ठीक था, वो तो ज़रूरी था। पर पहली बार प्रधानमंत्री जी के मुख से राज्यसभा और लोकसभा में ये बात आई कि अगर ये लंबे समय तक बंद रहता है तो हमें कोविड जैसी परिस्थिति का सामना करना, यानी कोविड जैसी इमरजेंसी आई थी तो देशवासियों के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का ये जो बात थी लोकसभा राज्यसभा में, इस बात ने ये चेताया है कि वाकई में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादा दिन तक बंद रहा तो ये समस्या डालेगा। अब आनंद क्या है कि हमने तेल और गैस की तो बात करी, ये बहुत चर्चा में है, लोग सुन भी रहे हैं, तेल गैस की निरंतर चर्चा हो रही है। एलपीजी की लाइनों ने हमें बता दिया और पेट्रोल डीजल की जो पीछे से क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, प्रीमियम पेट्रोल बढ़ा है, इसने हमें ये बता दिया। पर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये खाली तेल और गैस तक सीमित नहीं है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी बहुत बड़ी मात्रा, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक मिनरल वाटर की बोतल आप लेते हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हैं, मजबूरी होती है, ये तक महंगी हो सकती है क्योंकि इसमें जिस प्लास्टिक की बोतल में ये पैक होता है वो पॉलीमर से बनती है। बिल्कुल सर। वो पॉलीमर का भी कहीं ईंधन का कनेक्शन है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको महंगा होता है, आपको मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स की शॉर्टेज दिखाई दे सकती है क्योंकि इस रूट से बहुत सारा हमारा व्यापार होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने इंपोर्ट की बात करी, शायद लोग ये भी नहीं जानते कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इससे प्रभावित है। 200 बंदरगाहों पर आनंद इस समय फल और सब्जी जो भारत से मिडिल ईस्ट में जाता है, वो फल और सब्जी आपको कूड़े में फेंकने की नौबत आ गई। यानी कि बहुत सारा तो बर्बाद हो गया क्योंकि शिपिंग लाइंस चलने को तैयार नहीं थी। भाई कौन अपनी शिप पे बम गिरवाने का रिस्क लेगा? ये छोड़िए, यूके में एक आईपीसी है जिसको इंडेमनिटी और प्रोटेक्शन क्लब कहते हैं। यहाँ पर दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, एविवा है, प्रूडेंशियल है, जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने इंश्योरेंस करने को मना कर दिया। तो अगर बिना इंश्योरेंस के शिप जा नहीं सकती। कुल मिला के अगर हमारा, मैं मानूं कि $950 बिलियन का इंपोर्ट है, $850 बिलियन तक का एक्सपोर्ट है। मैंने ये फिगर्स राउंड फिगर करके बताई हैं। ये पूरा का पूरा प्रभावित। अब आप कहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था तो $4 ट्रिलियन से ऊपर की है और हम इतना ज़्यादा तो विदेश पर निर्भर नहीं है। पर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर यहाँ पर आती हैं, आपको हैरानी होगी कि कंज्यूमर गुड्स ने, वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज़ ने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। अच्छा, उन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी कि भाई जो सामान लगता है, क्योंकि होता क्या है, आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें एक पुर्जा, ज़रूरी पुर्जा हो सकता है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर असर होने लगा है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 5 दिन की डेडलाइन ट्रंप साहब ने दी है कि 5 दिन के अंदर जो है हमारी बातचीत हो जाएगी, अभी हम अटैक नहीं करेंगे। हालांकि मैं जोड़ना चाहूँगा, साथ में ईरान भी अभी अटैक कर रहा है
और इसराइल के भी अटैक जारी बिल्कुल। हैं। इसके साथ सर खबर एक और सामने आ रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरीके से टोल टैक्स वसूलना चाहता है ईरान। इस तरीके का प्रस्ताव उसने रखा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय उनके जो 6 शर्त है ईरान की कि हम युद्ध ऐसी शर्त पर ख़त्म करेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बोलने की वो बिंदु है या फिर उनकी जो मांग है ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहते हैं और वो उसमें ये चाहते हैं कि उससे वसूली हो, जितनी भी जहाज़ वहाँ से गुजरे, चाहे वो भारत की हो चाहे यूएस की हो, उस हिसाब से वहाँ पर वो टोल वसूलना चाहते हैं। तो इस पर क्या आपकी राय है? क्या वो यूएन में ये पास हो सकता है या फिर अमेरिका इसको राजी हो सकता है इस शर्त पर? देखिए, अमेरिका मुझे नहीं लगता इस पर राजी होगा। ट्रम्प साहब कहते हैं मेरी किसी ईरानी ऑफिशियल से बात चल रही है। हाँ बिल्कुल। ईरान के ऑफिशियल कहते हैं हमारी कोई बात नहीं चल रही, आप डर गए, आप पीछे हट गए, वगैरह वगैरह आप पढ़ रहे होंगे। तो ट्रम्प साहब किससे बात कर रहे हैं? ट्रम्प साहब ने तो यहाँ तक कह दिया मुझे ना एक ईरान ने बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा है। अब भाई कौन सा गिफ्ट भेजा है? जिस देश को आपने ध्वस्त कर दिया, उनके अस्पताल, उनके सरकारी बिल्डिंग, उनके स्कूल, उनकी बच्चियाँ प्राइमरी स्कूल की, वो आपको गिफ्ट भेजता है क्या? और गिफ्ट भेजा है तो किसने भेजा है बता दो ना, कौन सा गिफ्ट भेजा है? और कहते हैं बड़ा महंगा गिफ्ट भेजा है मुझे। जो देश बेचारा जिसके 40-50 टॉप के लोग मारे जा चुके, आप किसी के घर के लोग मारे, ये तो गांधीगिरी भी नहीं हुई कि उसको आप गिफ्ट भेजेंगे। खैर, ट्रम्प साहब ये बताएंगे किससे बात चल रही है, पर अगर ये टोल लगता है, मुझे लगता है इस टोल को ज़्यादातर दुनिया के देश स्वीकार नहीं करेंगे। और ये टोल लगाना वैध है या अवैध है, ये तो यूनाइटेड नेशंस या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तय करेंगी। परंतु ये टोल लगाना ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाल में ईरान ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि जो हमारे एनिमी देश नहीं है, जो हमारे दुश्मन देश नहीं है, उनके जहाज वहाँ से आ सकते हैं। तो अभी स्थिति, मैं कहूँगा एक अंग्रेजी में शब्द होता है आनंद, बहुत फ्लूइड है कि कभी कोई बयान आता है, दूसरी तरफ से कोई बयान आता है। और युद्ध में क्या होता है आनंद, ज़रूरी बात, युद्ध में ना हर दिन एक नया दिन है। जो कल बीता वो आज एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है हम आज जो बातचीत कर रहे हों, कल इस बातचीत का कोई रेलेवेंस ना रह जाए, क्योंकि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए। और ट्रम्प साहब को हम क्यों भूलें, वो तो सुबह दोपहर शाम बदल जाते हैं, अगले दिन सुबह फिर बदल जाते हैं। ऐसा लगता है एक दिन में 3 डिफरेंट व्यक्ति हैं, अगले दिन में और 3 डिफरेंट व्यक्ति हैं। बिल्कुल। पिछले रविवार को उनका सर एक बयान आया हुआ था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ही, कि ईरान को उन्होंने खुली चेतावनी और एक करने की खुली धमकी उन्होंने दिया था ईरान को कि आप 48 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो आपके एनर्जी प्लांट पर हमला होगा अमेरिका और इजराइल की तरफ से। हालांकि उस बयान से फिर वो हट जाते हैं क्योंकि खाड़ी देशों का दबाव होता है। लेकिन हमारा ये जानना है सर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब अमेरिका को इतना इंपॉर्टेंस था या फिर बाकी देशों को, तो ईरान पे इस तरीके का प्रतिबंध लगा करके वो ट्रम्प क्या चाहते हैं, ईरान से अभी तक क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए अब चाह रहे हैं वो कि युद्ध खत्म हो जाए, शांति वार्ता हो शुरू फिर से। शांति वार्ता तो सर युद्ध के पहले भी हो रही थी, 3 चरणों में बैठक हुई थी जेनेवा में, ओमान में, लेकिन वो असफल रही। तो क्या फिर से ये बैठक जो कि सफल होगी और युद्ध खत्म होगा? मुझे नहीं लगता युद्ध खत्म होगा। एक इंग्लिश में कहावत होती है जो मैं ईरान के लिए कहना चाहूँगा, दे हैव नथिंग टू लूज। ईरान की देखिए टॉप लीडरशिप जा चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पर कौन इस समय, मुज्तबा खमेनाई साहब कहते हैं कि वहाँ कमांड कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मुज्तबा खमेनाई साहब रशिया में बैठ गए हैं क्योंकि अपने डर से कि हमको भी इसको भी मार दिया जाएगा, उनको रशिया में बिठा दिया गया। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पर ईरान में किसी एक व्यक्ति से अब जो परिस्थिति है, किसी एक व्यक्ति से बात करना मुझे लग रहा है बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 32 कमांड सेंटर्स है, हर एक को पूरी आज़ादी है अपने अपने निर्णय लेने की। और क्यों ट्रम्प साहब पीछे हटे हैं? एक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, वहाँ पर गैस के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। ट्रम्प साहब के बारे में एक सर्वे हुआ था, क्योंकि अमेरिका में प्राइमरी शुरू हो गए हैं इलेक्शन के, मिड नवंबर में वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन है, नवंबर में प्राइमरी शुरू हो चुके हैं। 60% लोगों ने अमेरिका में कहा कि हम ट्रम्प साहब के इस मूव से सहमत नहीं हैं। तो आप समझ, एक ये मिडल ईस्ट देशों ने जवाब दिया, अरे भैया तुम तो डूबोगे सनम, हमें भी साथ ले डूबोगे, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। ऊपर से अर्थव्यवस्था की बात थी। तो इन सब बातों को लेके, और एक मीम सोशल मीडिया पे चलता है, शायद आपको मैंने जिक्र किया था, जिसको बोलते हैं टैको, TACO, शायद मैंने पहले बात किया था, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ये सोशल मीडिया पे मीम चलता है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो डर के पीछे हट गए, और या इसके पीछे वो जो शेयर मार्केट और क्रूड मार्केट और गोल्ड सिल्वर का खेल था, क्योंकि उनके 15 मिनट उनकी इस घोषणा से पहले $7 लाख 7 लाख बैरल ट्रेड हुआ करता था, वो 70 लाख पहुंच गया। किसने उन सटोरियों को खबर दी कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग क्रूड में करी? तो क्या खेल पीछे चल रहा है? मुझे लगता है आनंद, किसी एक व्यक्ति के ट्वीट पर लाखों करोड़ों डॉलर, लाखों करोड़ों रुपए और लाखों करोड़ों निवेशक अपनी खून पसीने की कमाई दांव पे लगा देते हैं,
और वो एक व्यक्ति कुछ भी कह के कहीं भी कुछ भी कर देता है, मुझे बहुत नाइंसाफ़ी नज़र आती है। इसके साथ सर एक आपने मुस्तफ़ा खामनेई का जिक्र किया है, तो अभी वो नए सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका एक बयान आया होता है जो लास्ट बयान है। उनका बयान यही है कि ईरान अब अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, हम आखिरी सैनिक तक लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चियां मारी गई हैं मैं उसका बदला लेकर के रहूँगा इजराइल और ईरान से। हालांकि इनके बयान के साथ साथ एक बयान और आ रहा है, वो नेतन्याहू का है, कल ही बयान आया है। उनका एक बयान ये है कि मेरी ट्रम्प से बात हुई है, शांति वार्ता पर बात हुई है, यानी सीज़फायर पर बात हुई है, लेकिन इजराइल तब तक हमला करते रहेगा जब तक इजराइल सुरक्षित अपने को महसूस न कर ले, खास करके लेबनान और ईरान से। क्योंकि देखिए लेबनान भी अब लगातार लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का हमला हो रहा है, तो इजराइल इस पर क्या एक्शन ले सकता है? क्योंकि ट्रम्प तो अब पूरी तरीके से ये मोड में आ गए कि अब सीज़फायर हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है इजराइल को वो उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाएंगे, और ऐसा मुझे लग रहा है इजराइल के साथ एक धोखा हो जाएगा। क्योंकि साथ मिलके चले थे, उनको बीच मझधार में छोड़कर वापस मुड़ जाएंगे, और इसमें अब इजराइल का नुकसान होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा ईरान ने जो सेजिल मिसाइल है, उसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं। बिल्कुल। वो मिसाइल क्या होता है, जो आयरन डोम इजराइल के पास है उसको बाईपास करके, और वो ऐसे ऐसे नाचती हुई वहाँ गिर जाती है, यानी कि उनके जो डोम से हमला होता है वो उसको हिट नहीं कर पाता है। तो मुझे लग रहा है इजराइल को बहुत बुरी हालत में ट्रम्प साहब छोड़ देंगे उनको, और लेबनान और ईरान मिलकर, या मैं कहूँ हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इजराइल बहुत छोटा देश है, 90 लाख की कुल आबादी है, बहुत पतला सा छोटा सा किनारे में देश है। मुझे लग रहा है इसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होगा तो आने वाले समय में इजराइल का होगा, क्योंकि इजराइल पीछे नहीं हटेगा। इजराइल मारो या मरो की सिचुएशन में आ जाएगा, जिस प्रकार से इस समय ईरान है। और ट्रम्प साहब पीछे ट्वीट करके, और जिस लॉबी ने भी पैसा कमाया है, मुझे लग रहा है वो एक तरफ हट जाएंगे, जो कि ऑलरेडी संकेत नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बार बार उनके बयान आ रहे हैं, मेरी बड़ी अच्छी बात चल रही है, ईरान के बड़े अच्छे लोग हैं, ईरान के लोगों ने मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा है। इस तरीके की जब वो बात कर रहे हैं तो वो एक बेस बना रहे हैं अपने आप को पीछे खींचने का। तो मुझे लग रहा है इजराइल को बीच मझधार में लटक जाने का या फंस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। सेजल मिसाइल का आपने जिक्र किया, तो सर एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे कि ईरान ने क्लस्टर बम दागा है। वो क्लस्टर बम के आगे जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, वो फेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस क्लस्टर बम में शायद 100 बम जो होते हैं उस मिसाइल में ऐड किए जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जो क्लस्टर बम होता है उसमें, क्योंकि जब आयरन डोम जैसा सिस्टम जब काम कर रहा होता है, तो आयरन डोम क्या होता है कि जैसे ही वहाँ से मिसाइल छूटती है, यहाँ से आयरन डोम एक्टिवेट हो जाता है और उस मिसाइल को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये जो डांसिंग मिसाइल, सेजिल मिसाइल और क्लस्टर बॉम्ब है, ये क्लस्टर बॉम्ब ऊपर जाके, आपको याद होगा दिवाली पे जब पटाखे छुड़ाते हैं तो एक रॉकेट ऐसा होता है ऊपर जाके उसमें सितारे सितारे खिल जाते हैं, ये कुछ कुछ उसी तरीके का है। ये एक बॉम्ब 100 बॉम्ब में बदल जाता है। अब जो आपने मिसाइल छोड़ी उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले ही वो 100 बॉम्ब में फैल जाती है, और एक एक चिंगारी इसकी आनंद वो जहाँ गिरती है वो ध्वस्त कर देती है, इतनी बुरी तरीके से जला देती है कि आप शायद उस व्यक्ति को पहचान भी ना पाएं। तो उसको अब बताइए कि जो आयरन डोम से मिसाइल चली वो 100 इन प्रोजेक्टाइल्स को कैसे डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये काट निकाली है ईरान ने इनकी आयरन डोम की। और सेजिल मिसाइल का तो मैंने आपको बताया, वो तो डांस करती हुई इधर करती हुई वो उसको डॉज कर देती है। तो इस समय इजराइल का जो नुकसान हो रहा है, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इजराइल हमारे यहाँ से कुछ टीवी चैनल्स प्लेटफॉर्म से कुछ संवाददाता इजराइल गए हुए हैं, और इजराइल खुद तो कुछ बता नहीं रहा था साफ तौर पे। अब क्योंकि बहुत सारे संवाददाता भारत से गए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है वो उनकी असलियत बयान कर रहे हैं, वो जगह जगह जाके उस जगह को शूट कर रहे हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि इजराइल को बहुत बड़ा खामियाजा इस युद्ध का अब भुगतना पड़ेगा, खासकर ऐसे हालात में अगर उसको अमेरिका बीच मझधार में छोड़ देता है। बिल्कुल। तो आज सर 26वां दिन है युद्ध के, और आज भी बातचीत की जो बात कर रहे हैं, ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है और जल्द ही सकारात्मक चीज़ें निकल के सामने आएगी, उन्होंने ट्रम्प का ये दावा है। लेकिन 26वें दिन भी आज भी बहुत सारे जगहों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे हैं। खास करके हम उस इलाके का बात करते हैं इजराइल का, जहाँ पे तेल अवीव पे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, सभी जगहों पर मिसाइलें गिर रही हैं। जैसा आपने बताया कि सभी संवाददाता पहुँचेंगे तो अपने न्यूज़ 18 के भी
रिपोर्टर पहुंचे हुए, उन्होंने लाइव भी दिखाया है कि कैसे नुकसान हुआ है वहां पर इजराइल को। लेकिन इजराइल अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल आज भी युद्ध करने के लिए तैयार है। 26वां दिन है, इसके बावजूद इजराइल जो है चाहता है कि जंग चलता रहे। और खास करके इसमें नेतन्याहू की भी जिक्र होता है कि नेतन्याहू जो है कि चुनाव शायद आने वाले हैं और वहाँ पर बहुमत की उनकी सरकार नहीं है, तो सरकार की गिरने के डर की वजह से वो चाह रहे हैं कि युद्ध जारी रहे। लेकिन इस युद्ध से सभी देशों को नुकसान हो रहा है। इसमें तो खाड़ी देशों की कोई भूमिका नहीं है, उनके बस समुद्री इलाके और उनके यूएस के जो एयरबेस हैं वो यूज हो रहे हैं, इस कारण से उस पर हमला हो रहा है। मसूद पजेश्कियान ने उस पर माफ़ी भी मांग ली है कि सर हम जो खाड़ी देशों पर हमला हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप अपने क्षेत्रों को यूज करना बंद कर दीजिए। लेकिन खास बात यह है सर कि इजराइल अभी भी युद्ध करना चाहता है, इसका ये क्या मकसद है? देखिए, इजराइल ज्यूस कम्युनिटी है, सारी वहाँ पर ज्यूस हैं, और इस्लाम और या मैं कहूँ मुस्लिम्स और ज्यूस की कभी बनी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और दूसरा, इजराइल को लगता है कि ईरान जो भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो सारा इजराइल को ख़त्म करने के लिए बना रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी ज्यूज़ और मुस्लिम्स की। तो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान कभी भी ऐसा वेपन बना ले, पर वो चाहता है नहीं चाहता तो जब पहले इजराइल में लोग बचेंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार से ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए तो इजराइल को इतना नुकसान हो जाएगा कि उसके लिए आगे युद्ध लड़ना ही बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत ही विकट परिस्थिति है। मुझे लग रहा है ये जो 5 दिन वाली मोहलत है, ये मोहलत हो या ना हो, ट्रम्प साहब का सच हो झूठ हो, जो भी निकल के आता है, पर इजराइल तो बीच में फंसा ही फंसा है। इजराइल इस युद्ध से अपने आप को पीछे नहीं खींच सकता। हाँ, अगर ट्रम्प साहब बहुत दबाव डाल दें तो, पर मुझे नहीं लगता वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालेंगे। पर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ही ट्रम्प साहब को इस युद्ध में धकेला है। उन्होंने बार बार कह के कुछ सऊदी अरेबिया और देशों ने उनको कहा कि अटैक करिए, ऐसा माना जा रहा है। मुझे लग रहा है इजराइल के लिए परिस्थिति ईरान जैसी होने वाली है कुछ दिनों में, अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता है। क्योंकि आनंद, हम ये नहीं जानते कि अभी ईरान के पास कितना असला बारूद बाकी है, उसके पास कितनी ऐसी मिसाइल्स है। मुझे अभी एक इंग्लिश में कहावत होती है, द बेस्ट इज येट टू कम। मुझे लग रहा है ईरान ने वो मिसाइल्स अपनी जो कि सबसे घातक हैं, जिसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं, वो साउंड की स्पीड से कई गुना तेज जाती है, उस मिसाइल को आयरन डोम ट्रैक नहीं कर सकता है। अब ईरान ने वो मिसाइल्स निकालनी शुरू करी हैं जो कि इजराइल के आयरन डोम को, उसके सामने आयरन डोम फेल है। तो ये युद्ध और घमासान हो सकता है। अब अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी ये तो हमें 4-5 दिन में, वीकेंड तक पता लग जाएगा। पर मैं जोर दे के जो कहना चाहता हूँ, हम आज ये आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ऐसी परिस्थिति हो जाए कि इन बातों में से कुछ बातें, अंग्रेजी में बोलते हैं, रिडंडेंट हो जाएं। तो इसलिए एक बुलेटिन की तरह इसको हम ज़्यादा लें बजाय पॉडकास्ट को, और नज़र बनाए रखिए। हर घंटा, हर दिन एक नया दिन है जब परिस्थिति युद्ध की होती है। बिल्कुल। तो ट्रम्प के अभी दावे हैं, अब ये कितने सच होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के अपडेट आते रहते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। आज के लिए धन्यवाद।